महापर्व का। जी हाँ, ये है एक निवेश मेला जिसे हम कह रहे हैं निवेश का महासंगम। जी हाँ, म्यूचुअल फंड महाकुंभ। स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर और हमारी इस बेहद खास मुहिम, हमारे इस बेहद खास अभियान में जहां पर ईटी नाउ स्वदेश ने प्रण लिया है 1 करोड़, जी हाँ 1 करोड़ लोगों को निवेश के धागे से जोड़ने का, अटूट धागे से जोड़ने का, निवेश के संबंध से जोड़ने का। और इसीलिए हमने इस ज्ञान के महापर्व का आयोजन किया है। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ लाइव और जूम पर बेहद खास मेहमान जुड़े हैं और अगले 6 घंटे ईटी नाउ स्वदेश पर सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक हम आपको म्यूचुअल फंड जगत के तमाम दिग्गजों से मिलाएंगे जो आपको निवेश की हर छोटी और हर बड़ी जानकारी से रूबरू कराएंगे। आपको बताएंगे कि कैसे आपकी गाढ़ी कमाई आपको कमा कर दे सकती है। मेरे साथ स्वागत कीजिए हमारे बेहद खास मेहमान का। स्वरूप मोहंती मेरे साथ है, सीईओ म्यूरासिड एएमसी के। मेरे साथ है एंथनी रेडिया, सीईओ एमडी महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड और एम्फी के वाइस चेयरमैन, और हमारे प्रबंध संपादक निकुंज डालमिया। मैं चाहती हूँ हमारे जो बेहद खास मेहमान जो जूम पर भी हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी मैं स्वागत करना चाहती हूँ। धीरेन्द्र कुमार, सीईओ वैल्यू रिसर्च, डीपी सिंह, डीएमडी जॉइंट सीईओ एसबीआई म्यूचुअल फंड, और साथ ही मेरे साथ है कल्पेश पारेख, एमडी सीईओ डीएसपी म्यूचुअल फंड। आप सभी का हमारी इस बेहद खास पेशकश में स्वागत है। और जैसे कि हम हर खास आयोजन का जो शुरुआत है वो बेहद खास तरीके से करते हैं, एक शुभारंभ करते हैं, तो क्यों ना शुभारंभ किया जाए। आप सभी जो है एक एक करके इस कामयाबी की ध्वनि को बजाएं। तालियां। निकुंज सर, गुड लक के लिए बोलते हैं, 3 बार बजाना पड़ता है। बिल्कुल 3 बार बजाइए। म्यूचुअल फंड महाकुंभ में आप सभी का स्वागत है। चलिए जल्दी से अब चर्चा को भी आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले हमने बेहद खास आयोजन के लिए क्या क्या गेस्टों को तैयार किया है, कौन कौन से पैनलिस्ट हैं और ईटी नाउ स्वदेश की क्या है खास मुहिम, एक झलक आपको दिखाते हैं। अपनी रीत, अपने सुर है, अपना संगीत, अपने पर्व है, अपने देश दिखलाने आया स्वदेश। अपने पर्व है, अपने देश दिखलाने आया स्वदेश, दिखलाने आया स्वदेश। स्वदेश 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 स्वदेश। अपने रंग, अपने लोग हैं, अपने संग, अपनी बातें और उपदेश बदलाने आया स्वदेश, समझाने आया स्वदेश, दिखलाने आया स्वदेश, दिखलाने आया स्वदेश। स्वदेश 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 स्वदेश। म्यूचुअल फंड महाकुंभ में जो आपके लिए लेकर आया है खास ईटी नाउ स्वदेश। हमारे साथ इस पूरी इंडस्ट्री का दमदार पैनल जुड़ चुका है और चलिए अब इस चर्चा के महामेले की शुरुआत करते हैं। और पहला सवाल, क्योंकि दर्शकों को ये जानना बहुत जरूरी है कि हमने ये खास आयोजन क्यों किया है, किस जज्बे के साथ किया है, किस मकसद के साथ किया है, किस उत्साह के साथ किया है। निकुंज सर, आपसे ही बात करना चाहेंगे। आपका बच्चा, आपका सपना, म्यूचुअल फंड महाकुंभ। देखिए, एक प्रेरणा है, एक एफर्ट है और एक प्रकार का मैसेज है कि देश बदल रहा है, आप भी बदलिए। आप आज क्या कर सकते हैं कि आने वाला समय और आने वाला कल आपके लिए सुनहरा हो। और ये बहुत कठिनाई की बात नहीं है, यह एक साक्षरता की बात है, यह एक अवेयरनेस की बात है, यह लॉन्ग टर्म सोचने की बात है और यह एक बिलीफ की बात है कि डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म
पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड बाय प्योर एसेट एलोकेशन जी। आप अपना कल बेहतर कैसा बना सकते हैं। आई थिंक वही एक मैसेज है, वही हमारा एक एफर्ट है, वही हमारी मुहिम है और वही हमारा एक संकल्प है कि हम हर हिंदुस्तानी का आने वाला भविष्य जो कल सुनहरा देश के लिए होने वाला है, आपका आने वाला कल आज से बेहतर कैसे हो सकता है। यही हमारा मकसद है, आपका आने वाला कल कैसे बेहतर हो सकता है। और इसीलिए ईटी नाउ स्वदेश का ये प्रण है कि हम इस निवेश की डोर से 1 करोड़ लोगों को जोड़ेंगे और इसके लिए बहुत जरूरी है सही ज्ञान, क्योंकि सही ज्ञान ही आपकी असल कमाई है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी नई उपाधि का। आपका दशकों का जो अनुभव है, मेरे ख्याल से अब इस जगह पर आने के बाद आप निवेशकों के और नजदीक जाने की मंशा बना रहे होंगे, मकसद बना रहे होंगे। मुझे ये बताइए, क्योंकि हम इस पूरी चर्चा में जो पूरा हमारा घंटा है, हम दर्शकों को बताएंगे कि किस तरह से निवेश की तस्वीर और निवेश की कहानी भारत में बदली है। लेकिन उससे पहले एमसी के वाइस चेयरमैन होने के नाते आप किस तरह का सपना देख रहे हैं, आप किस तरह से भारत की निवेश की कहानी को बदलना चाहते हैं? देखिए कविता, जैसे निकुंज ने कहा कि देश जो है अगले 5, 10, 25, 50 साल में देयर विल बी इनॉर्मस प्रोग्रेस। और मुझे लगता है कि एमफी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एक अहम हिस्सा होगा कि वो जो प्रोग्रेस होगी वो हर नागरिक के पास उनकी वेल्थ क्रिएशन की ऑब्जेक्टिव से, उनकी इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन के हिसाब से आप कैसे उनको निवेश के तौर से आप उनके भविष्य कर सकते हैं। मेरे राय से लास्ट शायद 25 साल से जब एमफी खड़ी हुई है या हमारी इंडस्ट्री खड़ी हुई है, देयर आर 4 करोड़ इंडियंस हु आर इन्वेस्टर्स इन म्यूचुअल फंड्स। उसके आप देखोगे कि करीबन 35 करोड़ इंडियंस नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 30 करोड़ फूड डिलीवरी ऐप। तो मेरे राय में अगर आप महीने के 300, 400, 500 रुपये आप ये सब चीज़ों में आप स्पेंड कर सकते हो, आप एक एसआईपी में वही अमाउंट आप निवेश कीजिए, बाकी सब ऐप फ्री आएंगे। बेसिकली टू माय माइंड वो 4 करोड़ निवेश को हमको 40 करोड़ कैसे लाना है, वही मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का अहम प्रायोरिटी रहना चाहिए। ये कि 40-45 लाख करोड़ को 100 लाख करोड़ वो सब ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। मेरे हिसाब से हमारी मेन मकसद ये रहनी चाहिए कि एवरी पर्सन हु हैज मनी इन द बैंक उनके पास एक म्यूचुअल फंड का खाता होना चाहिए। जैसे जनधन अकाउंट वैसे जनधन म्यूचुअल फंड। बिल्कुल, आपके इसी सपने को साकार करने के लिए ईटी नाउ स्वदेश कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चल रहा है। लेकिन म्यूचुअल फंड महाकुंभ पर हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं, जल्दी से उनसे बात करते हैं, इस पूरी मुहिम पर उनकी क्या राय है जानते हैं। डीपी सर के पास मैं जुड़ना चाहूंगी। डीपी सर, इस पूरे महा आयोजन को आप कैसे देखते हैं, आपका क्या सपना है, निवेश की कहानी को भारत में आप कैसे बदलते हुए देखना चाहते हैं सर? तो हम बताया अरुण साहब ने भी और आपने जो बोला, ये एक बहुत ही नेक काम आप लोग कर रहे हैं। जो जनधन की उसको जन निवेश में लेके जाना चाहते हैं, जनधन की जो एक धारा शुरू हुई थी हिंदुस्तान में, आज अगर सभी लोगों का बैंक अकाउंट है तो उसी तरह से हर एक व्यक्ति का एक म्यूचुअल फंड फोलियो होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस स्वीट स्पॉट पे, मैं स्वीट स्पॉट पे नहीं बोलूंगा, स्वीटेस्ट स्पॉट पे बोलूंगा, आज हमारा देश खड़ा है। हमारे यहाँ बहुत पैसा बनने वाला है लोगों का मार्केट में, कैपिटल मार्केट से, और हम ये चाहते हैं कि हर एक नागरिक को हर एक बशिंदा जो हिंदुस्तान का है उसको उसका फायदा मिलना चाहिए। आज तक हो क्या रहा है, इंडिया ग्रो करता है, उसका बेनिफिट बाहर के लोगों को ज्यादा मिलता है। हमें ये करना है कि हमें हिंदुस्तान के नागरिकों को, हिंदुस्तान के बशिंदों को इसका पूरा फायदा देना है। और उसके लिए ये जो आपकी मुहिम है कि 1 करोड़ बंदों को और निवेश की यात्रा में जोड़ना है, ये बहुत ही नेक काम कर रहे हैं हम। और क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल, हमारा जो भी हमारी बढ़ोतरी होएगी सामाजिक तौर पे, उसमें इस महाकुंभ का एक बहुत बड़ा रोल आने वाला है। इतिहास बताएगा कि ईटी नाउ स्वदेश ने जब ये एक मुहिम चलाई थी, उसके बाद कितना ज्यादा इसमें निवेश में और ज्यादा आया। क्योंकि एमफी तो अपने तौर से जो कर रही है और ज्यादा करने की कोशिश करेगी, और जो नई टीम आई है
जैसे हदिया साहब वाइस चेयरमैन बने हैं या नवनीत मनोट चेयरमैन बने हैं, तो ये सब लोगों का हम लोगों का एमफी में एक सपना है कि इसको हर दरवाजे पे, हर घर पे निवेश की एक यात्रा शुरू होनी चाहिए, और ये महाकुंभ उसमें बहुत बड़ी सहायता करने वाला है। जब मैंने पूछा सबसे कि भाई सिंह साहब शो पर क्यों नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला जूम पर आ रहे हैं, मगर वो हमारे दिल में हमेशा है, फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर है नहीं है। तो हम आपको स्टूडियो में यहाँ जरूर मिस कर रहे हैं सिंह साहब। कल्पेन शायद हांगकांग में है, तो कल्पेन विदेश में जाकर के भारत का परचम आगे कर रहे हैं। मगर कविता कॉन्टेक्स्ट हमारे व्यूवर्स के लिए डालते हैं। देखिए 3 चीजें होती हैं, डेथ, टैक्सेस और इन्फ्लेशन। डेथ को हम एस्केप नहीं कर सकते, टैक्सेस हमें देने पड़ते हैं, मगर इन्फ्लेशन को हम बीट कर सकते हैं। सो इन्वेस्टिंग इज नथिंग एल्स बट परहैप्स मैनेजिंग इन्फ्लेशन, इट इज बाइंग प्राइसिंग पावर। हम जब आंकड़ों को देखते हैं, सिंपल आंकड़ों को देखते हैं, जिससे हम बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सिंपल है, पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि आपकी दुनिया बदल सकता है। तो एक गणित करते हैं, आप लोग जानते हैं, मगर मैं हमारे व्यूअर्स के लिए गणित दोबारा दोहराऊंगा जस्ट टू एम्फेसाइज ऑन पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आप 20% पे 10 साल ग्रो करते हैं तो मोंटी साहब 10 गुना हुआ। अगर आप 20% पे 20 साल ग्रो करते हैं, कितना हुआ एंथनी साहब? 100 टाइम्स। देखिए एमपी में भी हम सरप्राइज कर देते हैं। द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज सच दैट इफ यू ग्रो योर मनी at 20% for 10 years 10 times, and at 20% for 20 years it is 100 times। और कल्पेन साहब की कुछ ऐसी स्कीमें हैं जिसके अंदर इस प्रकार का कमाल और धमाल दोनों हुआ है। तो कल्पेन भाई, अब यह शो देख करके जो लोग प्रेरित हो रहे हैं, वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग में बिलीव करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू बाय एंड फॉरगेट, क्या करना चाहिए उनको? और कविता, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको धन्यवाद इस बहुत बड़े और नेक एफर्ट के लिए। और मैं पिछले 4-5 साल से जुड़ा हूँ आप सबके साथ, फिजिकल और डिजिटल इवेंट्स किए हैं मैंने। आपने इन्वेस्टमेंट को इतना सिंप्लीफाई कर दिया है, ये एक बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन है हमारे निवेशक की लाइफ में। और जैसे आपने बताया, मैं हांगकांग में हूँ, मेरे सामने यहाँ का सबसे टॉलेस्ट टावर है, मेरे सामने एक बहुत बड़ा पोर्ट है, और मुझे दिखता है कि सेम प्रोग्रेस और ग्रोथ जब हमारे देश में हो रहा है, ये बड़े टावर से जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, ये सवाल मुझे पिछले 4 दिन में यही पूछ रहे थे कि हमारा पैसा एशिया में लगा है, यूएस में लगा है, हमें इंडिया में लगाना है, और एक नॉलेज और अवेयरनेस की जरूरत है। तो जो यहाँ का फॉरेन इन्वेस्टर कोशिश कर रहा है समझने के लिए, आप ईटी स्वदेश के जरिए इंडिया के निवेशक को भी गाइड कर रहे हो, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। दूसरा, जैसे आपने बताया, इन्वेस्टमेंट को हम बहुत कंफ्यूज और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, लेकिन आपने एक बहुत ही एक शब्द में सिंपल बना दिया, या 2 शब्दों में, कि ये इन्फ्लेशन बीटिंग कॉन्सेप्ट है। और अगर इन्फ्लेशन को बीट करना है, इन्फ्लेशन क्या है? राइजिंग कॉस्ट। जब कॉस्ट बढ़ता है तो कंपनीज के प्रॉफिट बढ़ते हैं। तो अगर कंपनी के प्रॉफिट का बेनिफिट लेना है तो कंपनीज की ओनरशिप करनी जरूरी है। और म्यूचुअल फंड एक ऐसा ट्रांसपेरेंट व्हीकल है जो हमें बहुत ही कम अमाउंट में कंपनीज और बिजनेसेस की ओनरशिप को पकड़ के रख के आसान तरीके से इन्वेस्ट करने में मदद करता है। तो अगर एज एन इन्वेस्टर हमने अपने टाइम होराइजन को लंबा कर दिया और हर महीने का एक डिसिप्लिन शुरू कर दिया पैसा लगाने का, बीटिंग इन्फ्लेशन इज जस्ट एन आउटकम। और एक डेटा पॉइंट आपको ये बताऊंगा मैं कि पूरे दुनिया में पिछले 30 से 60 साल में अलग अलग देशों के अलग अलग मार्केट्स ने अलग अलग समय में रिटर्न्स जो दिए हैं, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स अमेरिका और इंडिया ने 3 से 5% ज्यादा रिटर्न हमारे स्टॉक मार्केट्स ने हमारे निवेशक को दिया है। तो ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है। और दूसरा ये भी सही है कि हमारे देश में जो लाइफस्टाइल का इन्फ्लेशन है वो 8 से 10% का है। पिछले 10-12 साल में गवर्नमेंट ने और रिजर्व बैंक ने बहुत मेहनत करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल काबू में हम लेके आए हैं। लेकिन फिर भी एज एन इन्वेस्टर हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य हमारे तरफ, हमारे फैमिलीज की तरफ ये है कि अगले 20, 30, 40 साल में जब हमारी लाइफ आगे प्रोग्रेस हो, हम इन्फ्लेशन की वजह से पीछे ना रह जाए। और लंबे समय के लिए एसआईपी और एसेट एलोकेशन, ये दोनों नियमों को हाथ में रख के अगर हमने अपने हर कदम को आगे बढ़ाया तो परचेजिंग पावर बढ़ाना बहुत आसान है, और हम धीरे धीरे करके एक डेवलप नेशन बन सकते हैं। मैं धीरेन्द्र कुमार से 2000 में मिला था जी।
और 2000 में म्यूचुअल फंड एक प्रकार का एलियन कॉन्सेप्ट था। अच्छा। लोगों को भरोसा नहीं था कि हम पैसा देंगे तो क्या होगा। इंडियन मार्केट में हर 5, 6, 7 साल में स्कैम्स होते थे। उस समय डीमैट चालू हुआ था। तो हिंदुस्तान के अंदर एक जो बहुत बड़ी जो कठिनाई मैं लोगों से अक्सर देखता हूँ, भरोसा। आई थिंक इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो इवॉल्व हुई है 15 से 20 साल के अंदर, उन्होंने लोगों का भरोसा जीता है। उन्होंने लोगों को आश्वासन दे दिया है कि आपका पैसा सेफ है। हाँ। What you will make and what you will lose will be a function of market loss and market gain. मार्केट ऊपर जाएगा, गेन आपका है, मार्केट नीचे जाएगा, नुकसान आपको सहना पड़ेगा। मगर पिछले 15-20 साल के अंदर इन्वेस्टर की साइकोलॉजी चेंज हो चुकी है। पहले म्यूचुअल फंड को चिट फंड से कंपेयर करा जाता था। धीरेन्द्र भाई, याद है वो बातें, वो रातें जब हम मिला करते थे और म्यूचुअल फंड को बताया करते थे कि आपका पैसा सही और सेफ है? आपके नौकरी का शुरुआती दौर याद है, जब आपको लगता था कि बाजार में इन्वेस्ट करना कोई शातिराना काम है, कोई किसी को कोई खास चीज जानना होता है यहाँ पे सक्सेसफुल होने के लिए। और मैं आपको समझाया करता था कि चुपचाप निवेश कीजिए और उधर और काम पे ध्यान दीजिए ताकि तनख्वाह मिलता रहे, ताकि वो निवेश आपका जारी रहे। और म्यूचुअल फंड इस चीज को साबित करने में काफी सफल हो पाया है। चुपचाप काम कीजिए, नौकरी बचा के रखिए, तनख्वाह बढ़ाइए। और भारतीय हमेशा पैसा बचाते थे, लगाते भी थे, लेकिन बैंक में रखते थे। और ये जो इकोसिस्टम बिल्ड हुआ, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे, अगर आप देखिएगा कि इस म्यूचुअल फंड के सफल होने में या म्यूचुअल फंड का एक कारगर विकल्प साबित होने में जो कारण है वो बहुत ढेर सारे हैं। एक तो कि ये सिक्योर सेफ इन्वेस्टमेंट हो पाया है। अगर आप 90 की दशक में अगर आप लगातार निवेश करना चाहते तो आपके लिए करना संभव ही नहीं था। ओपन एंड फंड नहीं हुआ करते थे, आज ये संभव है। अगर आप SIP करना चाहते थे और 15 मिनट में करना चाहते हैं तो आज ये करना संभव हो पाया, क्योंकि एक डिजिटल बैंकिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये हर एक व्यक्ति के पास उपलब्ध है। आज हर एक के पास आज एक सेल फोन है, आधार है, जिससे KYC करना बड़ा आसान हो गया। तो इन सब चीजों के इस कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए, इस परिप्रेक्ष्य को देखते हुए मुझे लगता है कि ये भारतीयों के लिए, और ऐसे समय में जब भारतीय बाजार एक बहुत ही आधुनिक, अच्छा और कारगर और इन्फ्लेशन बीटिंग विकल्प साबित हो रहा है, तो इसका लोगों को भरपूर फायदा उठाना चाहिए। और जिस तरह से ब्याज दरें कम हो रही हैं, ये आपके लिए वेकअप कॉल है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिन्हें लगता था कि वो अमीर हैं, और जिस तरह से उनकी आमदनी कम हुई है बैंक में सुरक्षित तरीके से पैसा रखने की वजह से, उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ करना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों के लिए प्रोवोकेशन है, और बहुत सारे लोगों के लिए, अधिकतर लोगों के लिए जो भविष्य में आने वाले हैं, ये एक अनिवार्य स्थिति होगी। अगर आप नहीं करते हैं तो ये आप बहुत मेहनत करके, सक्सेसफुल हो करके, कमा करके, बचा करके आप गरीब हो जाएंगे। इसलिए ये लोगों को थोड़ा ये इसके बारे में आगाह करना कि अगर आप आजीवन काम करते हैं, आजीवन बचाते हैं और कंजर्वेटिव तरीके से आप रहते हैं, उसके बावजूद सफल होने के लिए आपके लिए निवेश करना अनिवार्य है। और वही जो मैं आपको शुरुआत में बताता था, और आपने कभी फिर मुझे 10-12 साल बताया था कि आपने टीवी चैनल में काम किया है जो बाजार का बॉल बाय बॉल मॉनिटरिंग करता है। उसके बावजूद आपका जो प्रेजेंट एक्सपीरियंस है वो म्यूचुअल फंड के SIP से ही है। तो अपने एक्सपीरियंस को बताना। और ये म्यूचुअल फंड एक बहुत ही कारगर चीज है, जिसके बारे में मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री उस हद तक सक्सेसफुल नहीं रहा है, कोशिश कर रहा है कि म्यूचुअल फंड अकेला एक मार्केट से जुड़ा हुआ एक इन्वेस्टमेंट है, जिसमें लाखों की तादाद में, हालांकि 4 करोड़ ही निवेशक है, लेकिन लाखों करोड़ों की तादाद में लोगों के पास खुशहाली की कहानी है। लोगों ने छोटी रकम से एक बड़ी पूंजी इकट्ठा कर लेना, ये म्यूचुअल फंड कर पाने में, और अधिकतर लोगों के लिए मुझे नहीं लगता है कि किसी ने अगर 3 साल तक निवेश किया होगा SIP के जरिए तो वो दुखी होगा, वो निराश होगा। बाकी बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जिसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा और उसके बाद वो निराश होंगे। तो इस कहानी को हमें बढ़ाना चाहिए, और ये बहुत ही जबरदस्त फाउंडेशन है बिल्ड करने के लिए। कविता जी, सबसे मैं एंथनी साहब से पूछूंगा, आप अपना अनुभव बताइए। आपने अपनी पहली सिप कब चालू करी? वो हजारों लाखों हो गए या लाखों करोड़ों हो गए?
लाखों में है, क्योंकि मैंने रिग्रेटेबली एक छोटी सिप चालू की थी। क्यों छोटी सब चालू? क्यों आपने बिलीव नहीं करा? सर, सैलरी छोटी थी। सैलरी अभी भी छोटी है। नहीं, मेरी अनुभव एक्चुअली जेन्युइनली बोथ एसआईपी एंड लमसम से इट इज अमेजिंग। अल्टीमेटली अगर मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ हर निवेशक जो देख रहे हैं कि बिसाइड्स इन्वेस्टिंग, टाइम यू स्पेंड इन इन्वेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट। कि आप अगर इक्विटी 3 या 5 साल के तौर से आप सोचते हो तो ऑब्वियसली रिटर्न दिखेंगे, लेकिन निकुंज जैसा आपने बताया कि 20% ओवर 20 ईयर्स इज 100 टाइम्स। आई एम नॉट सेइंग कि आप 100 टाइम्स की आप ख्वाहिश रखिए, बट अल्टीमेटली आई थिंक एनी इन्वेस्टर जिसने म्यूचुअल फंड लिया हो, जिसका इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम ऑलरेडी 10 साल हो चुके होंगे, एंड लुक्स एट दैट रिटर्न एंड थिंग्स की काश मैं मेरे पूरे पोर्टफोलियो को इस तरह से मैं इन्वेस्ट करता तो मुझे वेल्थ क्या होता, एंड एटलीस्ट टेक दैट लेसन। सी, एक चीज, इक्विटी मार्केट्स इज द बेस्ट लर्निंग ग्राउंड। लोग पूछते हैं कि आपकी सबसे बड़ी सफलता आपने पूछी, आप मेरे हिसाब से आपकी बिगेस्ट मिस्टेक से सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएशन होती है, बिकॉज यू नो व्हाट टू नॉट टू डू नेक्स्ट। तो माय बिलीफ वुड बी कि ऑब्वियसली जिसने भी 90s में एसआईपी किया होगा या लमसम किया होगा, पॉइंट क्या है कि आपके पास वो इन्वेस्टमेंट अभी भी है कि आपने 2008 की क्राइसिस में या 2014 की सिचुएशन में या कोविड की सिचुएशन में आप घबराहट में आपने निकाल दिया, और अभी आप फियर ऑफ मिसिंग आउट में आप देख रहे हो कि बाजार तो ऑल टाइम हाई पे गई है तो मैं रुकता हूं। आई थिंक दैट इज द वर्स्ट मिस्टेक पीपल कैन मेक। बिलीव इन इंडियाज फ्यूचर, बिलीव इन द पावर ऑफ इक्विटी, स्टे इन्वेस्टेड, इन्वेस्ट इन एसआईपी रेगुलरली, वही मेरा मैसेज होगा। कविता जी, जब मैंने अपना करियर चालू करा था तो 2000 में करियर चालू करा। अब देखिए, एक सच्चाई की कहानी मैं बताता हूँ। उसके बाद टीएमटी क्राइसिस हो गया, नैस्डैक में क्रैश जिसे हम बोलते हैं द .com बबल। उसके बाद 9/11 हो गया। थोड़ा संभले थे, 2008 हो गया। संभल के चलना चालू करा था, सोचेंगे दौड़ लगाएंगे, 2013 का टेपर टेंट्रम हो गया। उसके बाद चेंज ऑफ गवर्नमेंट, उसके बाद कोविड। तो अगर मैं ये सारे अगर आपको इवेंट्स बोलूंगा और आप बोलेंगे कि भाई मार्केट का क्या हाल है, तो आप बोलेंगे बेहाल है। टीएमटी क्राइसिस, 9/11, 2008 टेपर टेंट्रम, कोविड क्राइसिस, मगर सेंसेक्स 4000 से, मोहतरमा जी 4000 से 60,000 हुआ है। और शायद इसी बात पे आपने मुझे जो बता रहे थे कि दैट इज हाउ यू बेनिफिटेड, यू ऑलवेज स्टेट द कोर्स। आपने हमेशा एसआईपी को कैंसिल नहीं करा, पैनिक में आप विचलित नहीं हुए। तो मोहंती साहब, आपने अपनी पहली सिप कब फाल चालू करी थी? एक्चुअली पहले मैं क्योंकि समझता था, मैं बाजार में था तो कुछ जानकारी ऐसे मैं सोचता था खुद तो के बारे में। जानकारी तो है ही। नहीं बिल्कुल नहीं है, प्लीज डोंट मेक दैट। पर पहले जब यंग थे तो खुद को बैक करते थे कि सिंस मार्केट में है तो मार्केट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो खुद इन्वेस्ट करते थे। ऐसा था कि जिस दिन मार्केट फॉल हो, अगर मंथली सपोज एसआईपी 10,000 करना था, जिस दिन फॉल हो उस दिन करता था। बट देन आई रियलाइज्ड कि वो बहुत फ्यूटाइल अटेम्प्ट रहा। फिर एक 2016 में, आई विल बी अ लिटिल ऑनेस्ट, बट 2016 तक मंथली में इन्वेस्ट करता था, एक डेट चूज करता था। बट 2016 में हमारा एक फंड इमर्जिंग ब्लू चिप का हमने क्लोजर किया। उस दिन से मैंने सिस्टमैटिकली चालू किया इन्वेस्टिंग थ्रू एसआईपी ओनली। क्या रिटर्न रहा है? अभी देखिए, 2 वीक पहले मैंने ट्वीट किया था कि मेरा 1 लाख 2012 में इमर्जिंग ब्लू चिप रेगुलर प्लान में 10 लाख हुआ है। 1 लाख का 10 लाख जी, इन द रेगुलर प्लान, लेट मी रिट्रेट, इन द रेगुलर प्लान 10 लाख हुआ है। अभी क्वेश्चन मेरे सामने जब मैं बात करता हूं कि अभी 10 लाख हो गया तो मैं करूं क्या? इफ यू लुक एट द स्टेटस ऑफ इंडिया नाउ, ये आप माने नहीं माने, कोई सोचे ना सोचे, 3.5 ट्रिलियन 6.5 ट्रिलियन हो रहा है। तो मैं सबसे पूछता हूं कि आप 65,000 सेंसेक्स देखेंगे, ये 6.5 ट्रिलियन देखेंगे? जी हाँ, जी, अगर आप सही बात है। 65,000 सेंसेक्स देखेंगे तो आपका बिहेवियर कुछ और होगा वो 10 लाख लेके। अगर आप 6.5 ट्रिलियन देखेंगे तो आपका बिहेवियर कंप्लीटली डिफरेंट होगा। मेरा 10 लाख इसलिए बना, जैसे एंटनी ने कहा, क्योंकि मैं बैठा रहा। मैंने क्या किया, एक फंड मैनेजर चूज किया, अच्छा फंड मैनेजर चूज किया और बैठा रहा, बिलीव किया। यहां से जब मैं जानता हूं 3.5 ट्रिलियन से 6.5 ट्रिलियन होगा तो और भी बिलीव करूंगा। जैसे आपने पावर ऑफ कंपाउंडिंग बोला है, अभी 10 लाख पे कंपाउंडिंग होगा, 1 लाख पे नहीं।
तो यहाँ से जो नेक्स्ट 10 इयर्स में मेरा 10 लाख बन सकता है, वो सोच के मैं बहुत वेरी रिलैक्स्ड हूँ, क्योंकि एक तरफा चल रहा है कंट्री। पूरा वर्ल्ड में आपको ऐसा एक कंट्री मिल रहा है जो डबल कर रहा है अपना इकोनॉमी। अगर वो डबल का आपको हिस्सा बनना है तो वो कैपिटल मार्केट्स की तरफ से बनना है। और अगर बहुत आसान तरीके से कैपिटल मार्केट्स के थ्रू जाना है तो म्यूचुअल फंड्स एक बहुत ही आसान सा एक उपाय है। नो प्रॉब्लम इज, हम तो म्यूचुअल फंड आपको दे रहे हैं निवेशकों को ये जानना है कि उनके लिए ये नीड क्यों है। जी हाँ। जैसे सबका एक नीड है घर खरीदें, अभी धनतेरस आ रहा है तो गोल्ड खरीदें, वैसे इन्वेस्टिंग जब तक एक नीड नहीं बनता है, जितना भी हम कोशिश कर लें, और मेरे हिसाब से ये महाकुंभ का ये मेन क्या कहते हैं, शुड बी द मेन मोटिव कि लोगों की नीड फॉर इन्वेस्टिंग एक जागे, तभी उनको पता चलेगा। आई थिंक कल्पेन टॉक्ड अबाउट इन्फ्लेशन, कल्पेन टॉक्ड अबाउट लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन तो दिखता है। मैं इस बार ये बोल रहा हूँ कविता जी, धनतेरस की जो मोदी साहब ने बात करी, धनतेरस में हम अक्सर मेटल्स लेते हैं। हाँ। मेटल्स हिस्टोरिकली इज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। भाई हम इतने सालों से दिवाली मनाते आ रहे हैं, जब कैपिटल मार्केट तो नहीं होता था, जब SIP नहीं होती थी, तो आप ऐसा चीज लेते थे जिससे आपको इन्फ्लेशन से हेज मिले। तो सोना चांदी अक्सर धनतेरस में दिया जाता है। तो आई थिंक इस दिवाली में हमें मुहिम करनी चाहिए कि यह दिवाली सिप वाली, धनतेरस में सोना ना खरीदे मगर सिप करें, सोना ना खरीदे मगर। पीछे देखिए नारा क्या लिखा है, ब्रेक लेने से बोले 18 संदेश का, बोले एंटनी साहब, बढ़ो बदलो देश के साथ, धनतेरस पे सोना मत लो मगर सिप। चलिए साहब बोलिए एक बार। म्यूचुअल फंड के जरिए भी सोना खरीद सकते हैं। ये तो प्रोडक्ट प्लग था यार, ये तो प्रोडक्ट प्लग था। अब की बार मैं तो ये कहूंगी कि आप बाकी चीजों की तो शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन साथ ही आप यूनिट्स की भी शॉपिंग कर लीजिए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन फिलहाल एक वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार हम एक काम करेंगे, आपको बताएंगे म्यूचुअल फंड्स की तमाम बातें हो रही हैं, SIP के जरिए कैसे अनुशासित तरीके से आप निवेश कर सकते हैं, बूंद बूंद से कैसे सागर बनता है, ये बात हम आपको कार्यक्रम में आगे भी समझाएंगे। लेकिन क्योंकि जो दर्शक है, हो सकता है ऐसे बहुत सारे नए दर्शक जुड़े हमारे साथ, बहुत सारे नए निवेशक भी हमारे साथ जुड़े जो शायद समझना चाहें कि म्यूचुअल फंड क्या है। तो ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह से पारंपरिक निवेश, आधुनिक निवेश और अनोखा निवेश, ये अलग अलग तरह के निवेश जो है वो उजागर हुए हैं, और किस तरह से लोगों का जो भरोसा है और जो मानसिकता है निवेश को लेकर वो बदली है इन तमाम अलग अलग कैटेगरीज में। ब्रेक के बाद ये चर्चा हमारी जारी है, आपको जुड़े रहना है ET Now स्वदेश के साथ। और साथ ही कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी भेज दीजिए, क्योंकि हम टीवी स्क्रीन पर देखिए नीचे दर्शकों के सवाल भी फ्लैश कर रहे हैं, और आप सभी दर्शकों के सवालों के जवाब हमारे पैनलिस्ट देंगे। मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। फिर से स्वागत है आप सभी का ET Now स्वदेश की इस महामुहिम में, जिसे हम कह रहे हैं म्यूचुअल फंड का महाकुंभ। और आज पूरे दिन लगातार आपको हम बताते रहेंगे कैसे म्यूचुअल फंड के जरिए थोड़ा थोड़ा आप निवेश करें और कैसे अपने करोड़ों के सपने पूरे कर सकते हैं। लेकिन चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, और चर्चा की शुरुआत में क्योंकि हम आपको बताना चाहते थे कि भारत में कैसे निवेश की कहानी बदली है, तो बहुत इंटरेस्टिंग डेटा जो है हमारी टीम ने निकाला है, और इसी डेटा को आइए मैं पेश करती हूं, जहां पर मैं आपको बताती हूं कि कैसे पारंपरिक, आधुनिक और अनोखा निवेश का चलन जो है भारत में शुरू हुआ है, और कैसे ये सभी निवेश एक दूसरे से अलग अलग हैं। चलिए। चलिए, क्योंकि हम निवेश ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं और निवेश के इतिहास की बात कर रहे हैं, तो हम आपके लिए कुछ जानकारी लेकर आए हैं। हम आपको बता रहे हैं कि पारंपरिक निवेश जो अधिकतर भारतीयों का पसंदीदा है वो कौन कौन से हैं, उसके बाद आधुनिक किस तरह से निवेश के ट्रेंड में बदलाव आया और किस तरह के नए निवेश के विकल्प आए, और उसके बाद कुछ अनोखे और नायाब और बहुत ही रेयर निवेश के विकल्प कौन कौन से हैं, जहां पर मेरे ख्याल से HNI और अल्ट्रा HNI ही निवेश करना पसंद करते हैं। इसकी पूरी सूची लेकर आए हैं। सबसे पहले अगर हम पारंपरिक निवेश विकल्पों की बात करें तो उसमें सबसे मुख्य सोना चांदी, जो हम सब जानते ही हैं
किसी के घर में सोना होता है, लेकिन जब तक निवेश की अगर हम बात करें तो वो निवेश का सही तरीका है या नहीं, क्योंकि हम गहनों की बात कर रहे हैं। अधिकतर भारतीयों को सोने से प्यार है, सोने चांदी से प्यार है। किसी भी शुभ मौके पर अगर आप देखें तो सोना चांदी खरीदा जाता है, गिफ्ट दिया जाता है, लेकिन ये जो निवेश है ये निवेश का एक जरिया नहीं है, क्योंकि ये गहने के तौर पर अक्सर देखा जाता है। लेकिन हाँ, आधुनिक निवेश की अगर हम बात करेंगे तो आप सोने में आधुनिक तरीके से भी निवेश कर सकते हैं, जो उसका सही तरीका होगा। बहरहाल इसके बाद आता है प्रॉपर्टी। हम सब जानते हैं रियल एस्टेट, जो मेरे ख्याल से हर किसी का एक सपना होता है खुद का घर खरीदना, और उसके बाद जमीन जायदाद, जैसा कि बचपन से ही आप सबको आपके घर में बोलते आए हैं, सिखाते आए हैं। तो रियल एस्टेट एक ऐसा निवेश का विकल्प है जो हर कोई अपने पास रखना चाहता है, और हर कोई अपने आप को काफी सेफ महसूस करता है फाइनेंशियली अगर आपके पास रियल एस्टेट में निवेश हो तो। आगे बढ़ते हैं फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि यहां पर जोखिम नहीं लगता लोगों को और आपको एक गारंटीड रिटर्न। मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा फायदा है, या एक ऐसा बहुत बड़ा तबका है जो इस मानसिकता में विश्वास करता है कि अगर आपको अपने पैसों को सुरक्षित रखना है, उन पे कुछ ब्याज भी कमाना है, तो आप फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए। पोस्ट ऑफिस के जरिए जो लोग निवेश करते हैं उसमें रिकरिंग डिपॉजिट भी आ जाता है, टर्म डिपॉजिट भी आ जाता है, और उसके बाद रिकरिंग डिपॉजिट भी एक पारंपरिक निवेश का विकल्प है। अब थोड़ी सी निवेश की कहानी को आगे हम बढ़ाते हैं, जहां पर शेयर बाजार का चलन शुरू हुआ और इसकी स्थापना हुई। उसके जरिए इक्विटी बाजार में लोगों ने पैसे लगाने शुरू किए। उसके बाद म्यूचुअल फंड, जो कि एक बहुत ही सेफ, सुरक्षित तरीका कहा गया निवेश करने का, जहां पर आपके पैसे इक्विटी बाजार में ही लगते हैं, लेकिन आप केवल एक शेयर में नहीं, म्यूचुअल फंड जो कि एक बुके है शेयरों का, उसमें निवेश करते हैं। ये एक आधुनिक निवेश है जिसके जरिए हम आपको बता भी रहे हैं कि कैसे आप अपने आर्थिक लक्ष्यों को पूरा भी कर सकते हैं। अगर आप फिक्स डिपॉजिट के एक विकल्प के बारे में सोचे तो आप बॉन्ड्स, आधुनिक बाजार में जो है इनकी एंट्री हुई, जहां पर आपको एक फिक्स्ड इनकम के तौर पर इस निवेश को देखा गया। और उसके बाद क्रिप्टो, जिसको हालांकि अभी तक एक निवेश का टैग नहीं मिला है, लीगली अगर हम देखें तो ये एक निवेश विकल्प की तरह नहीं देखा जाता है, लेकिन हाँ, लोग इसमें भी पैसे लगाते हैं। कुछ लोग पैसे कमाते भी हैं, कुछ हाथ जलाते भी हैं। जरा हटके निवेश विकल्पों की ओर हम आते हैं, जहां पर पेंटिंग्स हो गई, और ये पेंटिंग्स ऐसी वैसी पेंटिंग्स नहीं है, बहुत मशहूर पेंटर्स हैं, M.F. हुसैन साहब हो गए, और उन्हीं की श्रेणी के जो बड़े बड़े पेंटर्स हैं, उनकी पेंटिंग्स खरीद कर लोग उसको एक निवेश के तौर पर देखते हैं। लेकिन ये बहुत ही हम कह सकते हैं जो HNIs और अल्ट्रा HNI हैं, जो काफ़ी मैच्योर्ड इन्वेस्टर्स हैं, जो अपनी बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग कर चुके हैं और उसके ऊपर उठ गए हैं, वो इस तरह का निवेश करते हैं। एंटीक प्रोडक्ट्स हो गए, आर्टिक फैक्ट्स हो गए, उसमें लोग निवेश करते हैं, वो भी एक निवेश विकल्प के तौर पर देखा जाता है। और इतना ही नहीं, महंगी वाइन, जी हाँ, ये भी एक निवेश के विकल्प के तौर पर उभर कर आता हुआ दिखाई दे रहा है अल्ट्रा HNIs की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है वो समय के हिसाब से बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन हालांकि इस निवेश को लोग शौकिया तौर पर ज्यादा करते हैं। तो ये है भारत में निवेश के तरीके, जो हमने देखा है समय समय पर बदले हैं, और इन बदलावों के जरिए हमने देखा है कि निवेशकों की मानसिकता भी बदली है निवेश को लेकर। बारीकी से इस निवेश की कहानी को समझते हैं, और क्योंकि हमारे साथ इतने अनुभवी पैनलिस्ट हैं, मैं चाहती हूं कि एक एक करके आप सब बताइए कि जब आपने शुरुआत किया था, या जब आपने शुरुआत की थी अपने करियर की, और जब आपने निवेशकों से रूबरू होना शुरू किया था एंथनी जी, तो किस तरह की कठिनाइयां, किस तरह की पैसों को लेकर समझ, किस तरह की निवेश को लेकर समझ तब थी, और आज जब हम 2023 में बैठे हैं, आपको बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है, लोग जागरूक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने अनुभव के बारे में बताइए, निवेश को लेकर जागरूकता, और जिस भी तरह के एसेट क्लासेस की हमने अभी बात की है, भले ही वो पारंपरिक निवेश के विकल्प हो, आधुनिक हो, कैसे लोगों में एक्सेप्टेंस बढ़ा है, उनमें समझ बढ़ी है। So if I go back 90s में, I would consider कि मैं बहुत fortunate था कि मेरे parents had understood the power of equity even then. So reading Economic Times, trying to decipher which stocks to buy. So मेरे first investment journey honestly direct equity में था. अच्छा. And it was in 92, 93, आपको याद होगा, तब तो सब चली थी, वो भी चला। मतलब जो मैंने 20 में लिया वो तो 80 तक चला गया, फिर 8 आ गया।
that was my first learning. But I would say I had a fortune of seeing at home lessons on how equity was helping wealth creation. अच्छा, अगर मैं लास्ट 25 इयर्स का तजुर्बा के बारे में सोचता हूँ तो आई फील कि मैंने वो अर्ली स्टार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग पावर ऑफ इक्विटी का एडवांटेज मैंने नहीं ली। क्यों? क्योंकि मैंने जो हम आज बोलते कि आप जितना अर्ली आप निवेश कर सकते हैं, हाँ, एसआईपी के तौर से, लमसम के तौर से, और उनको बनाए रखे, उनकी जो पावर है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं लोगों को समझाता हूँ, मैं खुद समझ नहीं पाया। अच्छा, और अगर मैं वो कर लेता, मतलब इट इज नॉट, समटाइम्स पीपल थिंक कि ये बहुत इंटेलेक्चुअल गेम है, इक्विटीज, मैक्रो इकोनॉमी, ग्लोबल, ये सब वर्ड्स हमें बहुत आसानी से हम छोड़ते हैं। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग, आप कोई भी डिवर्सिफाइड इक्विटी फंड ले लीजिए, आप लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, आप में का पैसा विल बी फार मोर देन द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन जो इकोनॉमी को रोज देख के प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि आज बाजार गिरेगा या उठेगा। टू माई माइंड इन द लास्ट 25 इयर्स दैट हैज बीन माई बिगेस्ट लर्निंग, जो होपफुली मेरा नेक्स्ट 25 इयर्स में मैं आई विल इम्प्लीमेंट। कि सोचना ज्यादा नहीं है, एक चीज सिंपल सी चीज समझ में आया तो फिर आप वही कीजिए, कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। बिल्कुल मेरे ख्याल से, और यही चीज कल्पेन जी आपको भी हम बोलता हुआ सुनते हैं। इनफैक्ट आप सभी लोग यही कहते हैं कि निवेश की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही बोरिंग होती है, वो बिल्कुल आपके दाल चावल की जैसी होती है, उसमें आपको बहुत तड़का लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर बहुत मैच्योर इन्वेस्टर हैं, पकड़ है बाजार में, नब्ज समझते हैं, तो शायद थोड़ा सा तड़का लगा सकते हैं, लेकिन अदरवाइज निवेश की प्रक्रिया बोरिंग ही होती है। तो कल्पेन साहब ये बताएं, जब आप पहले म्यूचुअल फंड बेचने निकलते थे तब लोग म्यूचुअल फंड को किस नजरिए से देखते थे और अब के नजरिए में क्या बदलाव है? कुछ कहानियां बताइए हमें। याद है 98 में जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, तब पहला इन्वेस्टमेंट उस दिन शुरू हुआ था। मेरी एक सीनियर थी जो म्यूचुअल फंड्स सेल करती थी, और उसने मुझे सिखाया कि क्यों आपको एसआईपी से अपने इन्वेस्टमेंट को शुरू करना चाहिए। और फिर 1-2 साल बाद आई केम इन द सेम इंडस्ट्री। लेकिन जैसे निकुंज ने बताया, 2000 के मंदी का दौर था, 2000 से 2003, और मुझे याद है एक बहुत बड़ी कंपनी, आज के दौर में बहुत बड़ी कंपनी, लेकिन तब छोटी कंपनी थी। वहां पे एक 2 महीने की एफर्ट के बाद जब प्रोमोटर ने पहला चेक दिया इन्वेस्ट करने के लिए, उन दिनों में बैलेंस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए दिया था, तो उसके पिताजी ने हाथ से वो चेक ले लिया फिर से, और बोला कि म्यूचुअल फंड सही नहीं है, ये म्यूचुअल फंड में तो नुकसान होता है। क्योंकि वो ऐसा दौर था जब 93 से 2003 का 10 साल का रिटर्न नेगेटिव था बाजार का, और ये आगे भी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आता रहेगा। लेकिन तब इतनी मंदी थी कि लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में अवेयरनेस नहीं था। म्यूचुअल फंड्स या ओवरऑल इक्विटी मार्केट में स्कैम्स हुआ करते थे, हेडलाइंस नेगेटिव हुआ करती थी, मार्केट्स 30-40% से गिरा करते थे, या 4-5 साल का रिटर्न नेगेटिव होता था। तो वो ऐसा दौर था। और तब से आज, जैसे धीरेन्द्र ने कुछ समय पहले बताया, कि बहुत बड़ा बदलाव आया है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, ट्रांसपेरेंसी में। बिजनेसेस जिस तरह से अपने कंपनीज के अकाउंट्स पब्लिश करती है, सेबी ने जिस तरह से म्यूचुअल फंड्स के रूल्स और रेगुलेशंस को टाइटन किया है, म्यूचुअल फंड्स जो वाइल हम सब कॉम्पिटिटिव है लेकिन कोलैबोरेटिवली एक कैटेगरी को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑनेस्टी के साथ, तो बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है। तो 25 साल पहले इन्वेस्टर ने मेरे हाथ से चेक लेके टेयर कर दिया था, ये बोल के कि म्यूचुअल फंड सही नहीं है। और आज 25 साल बाद ये ऐसा दौर है जहां पे मेरे हिसाब से ये जो 4 शब्दों को सेबी एमफी ने प्रमोट किया है, म्यूचुअल फंड सही है, ये एक बड़ा शिफ्ट मैंने देखा है। और दूसरा बड़ा बदलाव मैंने ये देखा है कि लोगों ने हर चीज की 2 पहलू को देखना शुरू किया है। तो ये एक वन साइडेड मार्केट नहीं है, बाजार में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन जब जब बाजार उतरता है, नीचे गिरता है, तब हमने देखा है कि सब इन्वेस्टर पैनिक नहीं करते। एक समझे हुए इन्वेस्टर है जो ये सोचते हैं कि मुझे यूनिट अक्यूमुलेट करने का मौका मिल रहा है कम एनएवी में, तो लेट मी टेक एडवांटेज ऑफ मार्केट करेक्शंस। तो मेरा ये मानना है कि एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। और पिछले 4 साल में ज्यादातर जो 50% का इन्फ्लो आया है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, ये हाइब्रिड कैटेगरीज में आया है, एसेट एलोकेशन कैटेगरीज में आया है। तो जो हम किताबों में लिखते हैं, टेक्स्ट बुक्स में लिखते हैं कि एसेट एलोकेशन सबसे बढ़िया डिसिप्लिन होना चाहिए, मुझे ये लगता है कि इंडस्ट्री ने, हम सब ने साथ मिलके और इन्वेस्टर ने इसको एम्ब्रेस किया है, डिसिप्लिन को एम्ब्रेस किया है। और इसीलिए जब जब बाजार 15-20% से गिरता भी है,
तो ये एसेट एलोकेशन फंड ऑटोमेटिकली अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट कर लेते हैं इक्विटी की तरफ या डेट की तरफ फॉर्मूला के हिसाब से, और इन्वेस्टर डटा रहता है। तो इससे जो टाइम होराइजन को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, बिकॉज ये पूरा गेम जो है इन्फ्लेशन को बीट करने का, ये टाइम का है। अगर टाइम नहीं होगा तो 20 के बजाय अगर हमने सिर्फ 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया तो वेल्थ क्रिएशन में कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो टाइम को अगर रिस्पेक्ट करना है हमें, तो ये एसेट एलोकेशन और डिसिप्लिन से होता है, और ये मैंने एक बहुत बड़ा शिफ्ट पिछले 25 सालों में एंड खासकर पिछले 5 से 7 सालों में देखा है। जी बोलता है म्यूचुअल फंड सही है, अगर मैं बोलता हूँ म्यूचुअल फंड सही तो है मगर इजी भी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, हाँ। एक सिंपल प्रोसेस है। केवाईसी डिजिटल दुनिया में हम बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान चांद पे पहुंच चुका है, तो वो भी अब इजी लगता है। अगर म्यूचुअल फंड तो आप घर पे बैठ करके आज खोल सकते हैं, कल आपको ये जब बेचते हैं पैसा आ जाता है। मगर इतने इजी इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी अक्सर लोग गलतियां करते हैं, और मैं अपनी गलती बताता हूँ। मैंने सबसे बड़ी गलती क्या करी, सिंह साहब के पास भी जाएंगे, मैंने म्यूचुअल फंड में जल्दी निवेश करना चालू करा, बिकॉज फाइनेंशियल जर्नलिज्म से हम दोनों का नाता है, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझ में आई, देर समझ में आई। मगर एज आर इनकम लेवल्स इंक्रीज्ड, मैंने सबसे बड़ी गलती क्या करी, मैं सिप कभी नहीं बढ़ाई। तो जो 1000 रुपए की सिप थी, अभी भी बहुत ज्यादा इन प्रोपोर्शन टू माय सैलरी हैज नॉट गॉन हायर। अच्छा। तो आई थिंक एक मिस्टेक है, और आई थिंक सिंह साहब शायद एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो कई लोग कर रहे हैं। सो SIP हैज बिकम द न्यू EMI टुडे। सब समझते हैं, मगर एज परसेंटेज ऑफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट अगर आप चालू करते हैं तो उसको बढ़ाते नहीं है। डू यू थिंक इट इज टाइम नाउ टू स्टार्ट इंक्रीजिंग योर EMIs एज यू प्रोग्रेस? कि बढ़ाने वाली बात है, गलती नहीं करते, गलतियां और भी कहीं करते हैं। सबसे बड़ी गलती जो हमारी इंडस्ट्री, हम पूरा म्यूचुअल फंड सही है ये तो संदेश हमने दे दिया, परंतु जब भी हम कोई भी इंटरमीडियरी या हम करते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं कि देखिए म्यूचुअल फंड में अगर कंपाउंडिंग का इफेक्ट लेना है तो आपको 5 से 10 वर्ष तक इसमें रहना चाहिए, या 3 से 5 वर्ष तक रहना चाहिए। परंतु साथ में एक और बोलते हैं, घबराइए नहीं, आपको जब भी पैसा चाहिए हो आप इसमें से निकाल सकते हैं, लिक्विडिटी हम साथ में सेल कर देते हैं। तो ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं, ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि 5 से 10 साल तक लगाइए, और साथ में ये बोल देते हैं कि भैया जब भी पैसा आपको कभी भी जरूरत हो आप इसमें से ले सकते हो। तो उससे क्या हो रहा है कि आज की डेट में अगर मैं एक निवेशक के तौर पे पैसा लगा रहा हूं और कल किसी भी वक्त मेरे को कोई जरूरत पड़ती है, तो मैं अपनी FD के अगेंस्ट लोन या FD तोड़वाने से पहले सबसे पहले क्या करता हूं कि म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल देता हूं। तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि जो कंपाउंडिंग इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल टूट जाता है। और हमें आंकड़े भी ये बता रहे हैं कि बहुत से ऐसे निवेशक हैं जिनकी SIP चल रही है, पर चलती हुई SIP में से वो बीच में से पैसा निकालते हैं जो कि वापस डालते नहीं है, तो उसकी वजह से उनको पूरा फायदा नहीं मिल रहा है। ये एक संदेश देना बहुत जरूरी है। और दूसरा जो निकुंज जी आपने बोला बिल्कुल सही है कि हमारे जो इनकम लेवल बढ़ रहे हैं, परंतु आज की डेट में भी जब हमारी पर कैपिटा इनकम $650 थी, पूरे हिंदुस्तानियों की पर कैपिटा इनकम 650 थी, तब भी हमारा टिकट साइज 2000 रुपए था, एवरेज टिकट साइज। आज जब 650 से बढ़ के ये $2600 हो गई है, 4 गुना के करीब हो गई है, तो उस वक्त भी हमारा जो SIP का टिकट साइज है, एवरेज टिकट साइज हैज मूव फ्रॉम 2000 टू 2300 ओनली, जबकि ये 5 से 7000 होना चाहिए। तो ये जो बहुत एक संदेश जा रहे हैं, जो ये होता है कि SIP में छोटे से आप शुरू कर सकते हो, परंतु एवरेज टिकट साइज भी नहीं बढ़ रहा। ये दो चीजें हैं जो कि निवेशक को और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के प्लेयर्स को ध्यान में रखना है कि हमें टॉप अप करना है। जैसे जैसे हमारा इनकम का लेवल बढ़ता है तो हमें टॉप अप करना है SIP को, हमें SIP को रोकना नहीं है, और SIP का पैसा बीच में निकालना नहीं है। ये तीनों चीजें बहुत ही आवश्यक हैं, क्योंकि लिक्विडिटी हम ज्यादा बेच रहे हैं। We need to sell illiquidity also. We have oversold liquidity. कि लिक्विड है जब मर्जी निकाल लो। उसका एक हमें नैरेटिव आप और हमने मिलके एक इकट्ठा बना के देना है, ताकि लोग इस जो ग्रोथ जर्नी है, जो इतनी ग्रोथ हो रही है, उसका पूरा फायदा अच्छे ढंग से ले सकें। जो इतनी ग्रोथ हो रही है उसका पूरा फायदा अच्छे ढंग से ले सकें।
यही प्रेरणा है इस महाकुंभ की कविता की, हम लोगों को सही तरीका बता रहे बिल्कुल सही कह रहे हैं। हैं। द फाइनल चॉइस इज ऑलवेज विद द इन्वेस्टर। बिल्कुल सही। और साथ ही जो आप हमेशा कहते हैं, पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ नॉलेज, दैट इज द निवेश होल का ज्ञान। निवेश का ज्ञान। इस महाकुंभ के का हमारा यही एक संकल्प है कि हम आपको अवेयर कराएंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, हिस्ट्री ने हमें क्या बताया है। और अगर आप बुनियादी चीजें सही तरीके से करते हैं तो निवेश की जो यात्रा है, आई थिंक एक मजेदार, एक यादगार, एक काफी आसान यात्रा हो सकती है। तो स्टॉक मार्केट तो हमने इतना इजी बना दिया, तो फंड मैनेजर्स इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बोलते हैं जी? मैक्रो देखो, वैल्यूएशंस देखो, रिलेटिव वैल्यूएशंस देखो, फेड देखो, आरबीआई देखो, इतना सिंपल है, फिर भी बेंचमार्क बीट नहीं कर पाते हैं। आई डोंट थिंक म्यूचुअल फंड्स के फंड मैनेजर इतने कॉम्प्लिकेट करते हैं, मे बी पीएमएस वाले आप करते क्या होंगे। कहेंगे? आप भी ये मानते हैं? हाँ? एंड ऑनेस्टली जो ये महाकुंभ के थॉट से, दिस इज द मेन थिंग कि फंड मैनेजर्स के शायद इट मेक्स देम, दे हैव टू फोकस ऑन दीज थिंग्स, बट इवेंचुअली रिटर्न तो सिंपल सी चीज है ना। सही बात है। 10% कंपाउंडेड ओवर 5 years गेट्स यू दिस मच, वही सिंपल चीज है। बाकी लुक एट द फी दैट इज चार्ज फॉर दीज पीपल टू डू दीज कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, इट इज मिनिस्क्यूल। धीरेन्द्र भाई, the last word is always your word when it comes to mutual fund industry. कविता मेरा मानना है। So before we wrap this segment, some last word from you. बस कमाइए और बचाइए और म्यूचुअल फंड में लगाइए, आमदनी बढ़ता जाए तो बढ़ाते जाइए और लगे रहिए इसको 5, 10, 15, 20, 25 तो, और अपने पूरे काम करने वाले अवधि के लिए जो आपका वर्किंग ईयर्स है उसमें अगर आप नहीं लगाएंगे, मुझे लगता है लोगों को हमें केवल समझाना ही नहीं चाहिए, लोगों को हमें डराना भी चाहिए कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपके जीवित रहते आपका बचा हुआ पैसा खत्म हो जाएगा अगर वो इक्विटी में नहीं लगेगा। और ये लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि जो पिछला जनरेशन था उसकी तुलना में अभी और आपकी पूंजी अगर आपके जीवित रहते खत्म हो जाए तो ये सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज होगा आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में, अगर आपके डिग्निटी से रहने में। तो ये एक ऑप्शनल चीज नहीं है, ये आपके लिए मैंडेटरी चीज है और इसकी चिंता करना आपकी जिम्मेवारी है। और हमारे यहाँ हिस्टोरिकली ऐसा रहा है कि जब आपकी नौकरी शुरू हुई थी, जब आप दिल्ली में थे, तो जो आपका मैंडेटरी डिडक्शन होता था, शुरुआत में हमारे करियर की शुरुआत में पैसे बचते नहीं है, और जो भी बचता है जो हमारा एम्प्लॉयर काटता है वो प्रोविडेंट फंड में चला जाता है। प्रोविडेंट फंड में चला जाता है तो वहां पे अमीर होने का एक्सपीरियंस हमें होता ही नहीं है, क्योंकि सब्सटैंशियली वो फिक्स्ड इनकम में लगा रहता है। अब थोड़ा बहुत पैसा इक्विटी में लगना शुरू हुआ है, तो लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि ज्यादा रफ्तार से पैसे कंपाउंडिंग होने का जादू है क्या, और उससे आप अमीर कैसे हो पाते हैं, और वो अमीर होना वो कैसे सस्टेनेबल है। और वो अमीर, और चूंकि हमारे पास साधन की शुरुआत के 5, 10, 15, 20 साल में बहुत सारी जरूरतें होती हैं और पैसा नहीं होता है, तो हम घात लगा के बैठे रहते हैं कि कुछ पैसा बढ़ जाए तो हम ये कर लेंगे, ये कुछ पैसा बढ़ जाए तो वो कर लेंगे। और उस वजह से ये जो बड़ा पूंजी का जो कंपाउंडिंग का जो जादू है, जिसका सब भारतीयों को फायदा उठाना चाहिए, उससे वो वंचित रह जाते हैं और उनको लगता है कि चलिए भविष्य में कभी कर लेंगे। लेकिन ये समय बहुत मुश्किल समय आने वाला है, क्योंकि हम ज्यादा दिन जीवित रहने वाले हैं और नौकरियां कम उतनी लंबी नहीं होने वाली हैं। तो आपके बहुत साल तक, बहुत समय तक ये पैसा ही आपको, बढ़ा हुआ पैसा ही आपके काम आएगा। Nothing else but buying future purchasing power. कविता जी, 1 घंटा हो गया ऑलरेडी, मतलब 1 घंटा हो गया, पता ही नहीं लगा, इतनी बातें चल रही है। तो मैं सब लोगों से, हमारे मेहमानों से दरखास्त करूंगा कि 1, 2, 3 के बाद एक नारा बोलिए हमारे साथ। मोहंती साहब, एंथनी साहब, सिंह साहब, कल्पिन भाई, धीरेन्द्र भाई, बढ़ो बदलो देश के साथ। में 1, 2, 3 की गिनती करूंगा, फिर एक नारा बोलते हैं। हिंदुस्तान को हमें बदलना है, निवेश को बदलना है। 1, 2, 3, बढ़ो बदलो देश के साथ।